नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 21 सितंबर और 21 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले दिनों एनालिसिस के दौरान छूट गए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे तो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1999 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर की गई थी। ठीक है, तो 1999 में पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों आपका वर्मा समिति होने वाला है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य आपका कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था दोस्तों आपका श्रवण सिंह समिति के सिफारिश पर। 1976 में आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके माध्यम से जुड़ा गया था। इसके अलावा 1999 में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधान की स्थिति की पहचान करती है। समिति के कुछ अवलोकन प्रावधान है, जैसा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अपमान की रोकथाम, भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकती है। इसके अलावा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत जाति और धर्म से संबंधित अपराध के लिए सजा प्रदान की जाती है। इसके अलावा है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 किसी सांप्रदायिक संगठन को एक गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित करता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि जो लोग लगा के जाते हैं वह लोग इसका बेनिफिट जानते हैं, जो लोग नहीं लगा के जाते हैं वो लोग भली बात ही जानते होंगे कि एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो आपका हैंडल नहीं हो पाता होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 608 रुपये में है जो कि मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है। लगभग 850 एग्जामों का मॉक टेस्ट, 80,000 प्लस टेस्ट मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP भी मिलते हैं, यानी कि प्रीवियस पेपर का भी आप लोग मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र एक ही पास में मिलता है। जैसा कि अभी आपका SSC CGL Tier 1 का एग्जाम चल रहा है, फिर आपका Tier 2 का एग्जाम होगा, वहाँ भी आप लोग को मॉक टेस्ट जरूरी होगा, तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। टोटल आपको 997 लगभग 1,000 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है SSC CGL का, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका होने वाला है केसिन। केसिन जो है प्रोटीन दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में केसिन और वह दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो दूध प्रोटीन का 80% और 20% बनाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ ये पनीर का आवश्यक घटक है और शुद्ध रूप से यह एक आकारहीन, सफेद, ठोस, स्वादहीन और गंधहीन होता है, जबकि इसका वाणिज्यिक प्रकार एक मधुर गंध के साथ पिला होता है। गाय के दूध में लगभग 3% केसिन होता है, इस बात को भी याद रखना है। केसिन एल्यूमिन और जिलेटिन के लिए एक लियोफिलिक कोलाइड है और केसिन का उपयोग तैयार खाद्य पदार्थों में, दवाओं और आहार पूरक में और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिशर के विनिमय समीकरण का सूत्र क्या है। ठीक है, तो फिशर के विनिमय समीकरण के सूत्र की बात करते हैं तो MV=PT इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर M जो है आपका मुद्रापूर्ति है, V की बात करते हैं तो मुद्रा का वेग है, P की बात करते हैं तो मूल्य स्तर है और T की बात करते हैं तो ये लेन देन है। तब जब टी प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इसे अक्सर Y से प्रतिस्थापित किया जाता है, जो राष्ट्रीय आय नामात्र GDP है। ठीक है, अगला है कि भारत में किस क्रांति के कारण किसानों में क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो गई थी। ठीक है, क्षेत्रीय असमानताएं की बात करेंगे तो हरित क्रांति के बाद जो है आपका भारत में क्षेत्रीय असमानताएं शुरू हो गया था किसानों के अंदर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया गया था और इन बीजों को नियमित सिंचाई और ज़्यादा मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती थी। ठीक है, इस वजह से बड़े खेतों को फायदा मिला और इन खेतों में श्रम के लिए पूंजी का इस्तेमाल भी बढ़ा। ठीक है, तो छोटे किसान और बड़े किसानों में आपका असमानता आ गया। ठीक है, अगला है कि मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था, तो इसका राइट आंसर आपका हुमायूं होने वाला है। कामरान मिर्जा मुगल साम्राज्य के संस्थापक, पहले मुगल सम्राट बाबर का दूसरा पुत्र था और कामरान मिर्जा का जन्म काबुल में बाबर की पत्नी गुलरुख बेगम के यहाँ हुआ था और वो मुगल बादशाह हुमायूं का भाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो राइट आंसर आपका 2016 होने वाला है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 भारत की संसद के द्वारा पारित एक विकलांगता कानून है, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए है, जिसे 2007 में भारत के द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति
व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है, जिसका राइट आंसर होगा वाट। ठीक है, वाट इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा ऊर्जा का इकाई कौन कौन है, तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया, ईवी हो गया, किलोवाट हो गया, किलोवाट आवर हो गया, ये सभी आपका क्या है, ऊर्जा का इकाई है। अगला है कि 1993 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो इससे दो लोगों को प्रदान किया गया था, माइकल स्मिथ आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, दो लोग कौन कौन से थे, एक आपका माइकल स्मिथ था और दूसरा आपका कैरी मूलिस था। ठीक है, माइकल स्मिथ को डीएनए आधारित रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विधियों के विकास में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया और कैरी मूलिस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला है विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होने वाला है। ठीक है, विजेंद्र सिंह एक मुक्केबाजी है जो कि 3 ओलंपिक में भाग लिया था। पहला आपका एथेंस 2004 में, बीजिंग 2008 में और लंदन 2012 में। ये जो लंदन 2012 था, ये उनका तीसरा और अंतिम ओलंपिक था जिसमें वो मिडिल वेट में वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है तरुण भट्टाचार्य है, जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका संतूर होने वाला है। पंडित जो तरुण भट्टाचार्य है एक भारतीय संगीतकार हैं, संतूर बजाते हैं और एक प्रकार के हैमर डलसिमर है जो कि उन्होंने रविशंकर के साथ अध्ययन किया। 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला है कि भारत में किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा। भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व जो कि केरल में है, उसके बाद त्रिपुरा का स्थान है। केरल में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 5268.69 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगा विभूषण सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो बंगा विभूषण पुरस्कार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सेवाएं के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बंगा रत्न को याद रखिएगा, बंगा भूषण सम्मान भी दिया जाता है। अगला है कौन सा शास्त्रीय नृत्य लस्य शैली पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम होगा। ये भी प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएगा, अगर नहीं आपको विश्वास है तो यहाँ पर हम लोग एक बार चल के देख भी लेते हैं कि आखिरकार ये लस्य शैली पर आधारित जो आपका था इसमें ई बुक में है कि नहीं। तो ये आपको टॉपिक वाइज 2 में देखने को मिलेगा जब आप मोहिनीअट्टम के कॉलम में जाइएगा, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया रहेगा कि मोहिनीअट्टम नाट्य शास्त्र की लस्य शैली पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बैंक में संपत्तियां यानी कि अशिष्ट देनदारी यानी कि लाइबिलिटी से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका रिजर्व कहा जाता है। जब किसी बैंक में संपत्तियां अशिष्ट देनदारी लाइबिलिटी से अधिक होती है तो उसे रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताना था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि जन गण मन के रचयिता भी हैं। इनके अलावा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिसको भी हम लोग देख लेते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो आपका 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि पहले भारतीय थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैलाश चतुर्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है जो कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था, तो इसका राइट आंसर आपका पल्लव राजवंश होगा। ठीक है, महाबलीपुरम जिसे मामलापुरम भी कहा जाता है 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। इस समय के दौरान महाबलीपुरम में कई भव्य मंदिर रॉकेट गुफाएं हैं जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो गणतंत्र की अवधारणा की बात करेंगे तो फ्रांस इसका आपका राइट आंसर होगा। गणतंत्र शब्द सरकार के उस रूप को संदर्भित करता है जहां राज्य प्रमुख का कोई राजा नहीं बल्कि राष्ट्रपति या अन्य निर्वाचित अधिकारी होता है। ठीक है, भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया था और जब यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग देशों से उधार ली गई हैं, उसको एक बार हम लोग नज़र डालें तो ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, ड्यू सदनावाद, ये सभी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना आपका यूएसए से लिया गया है।
आयरलैंड से बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। कनाडा की बात करते हैं तो संघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा, दोनों सदन की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका जो प्रस्तावना का जो भाषा है वो भी लिया गया है, तो इसको भी आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसएसआर जो कि अब रूस हो गया है, वहाँ से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों का पालन लिया गया है। फ्रांस से आपका गणराज्य की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी बेसिन वाली नदी, तो इसका राइट आंसर आपका अमेजन होगा। अगर भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछता तो ब्रह्मपुत्र नदी होता, ठीक है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी का जल बहाव बहुत विशाल है और यह नदी अपने चौड़े पाट के लिए जानी जाती है। अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है कि पिछले 15 वर्षों में राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है, किस राज्य की, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। यह राज्य लगातार कम बेरोजगारी दर बनाए रखने में सफल रहा है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है, जैसे कि उसका कारण आपको बताना था। तो भूस्खलन का कारण की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वो दोस्तों आपका दिया गया था खनन गतिविधियाँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर खनन गतिविधियाँ होगा। खनन गतिविधियों से इन राज्यों में भूस्खलन होता है, क्योंकि इससे भूमि की जो संरचना है वो आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर होगा, ठीक है। मणिपुर में ये स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के राज्य के इम्फाल में यह विश्वविद्यालय खेल शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो एमजी संगीत पुरस्कार की बात करेंगे तो यह हर साल कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन पूछा था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कि भारतीय हॉकी महासंघ का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1925 में होता है, इंडियन हॉकी फेडरेशन का। यह संगठन भारत में हॉकी के विकास प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और इसके तहत भारतीय हॉकी टीम ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। इसके अलावा भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में होता है। इसके अलावा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी जो टीम है अपना पहला स्वर्ण पदक जीतती है। इसके बाद 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। इस अवधि को भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम है अब तक एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, 1975 में कुआलालंपुर में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आपका है संघ केन पर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो पूछा गया था किस जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा खामटिस जनजाति के द्वारा है जो कि मनाया जाता है। संघ केन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामटी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का स्नान समारोह किया जाता है और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हालांकि आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बुक एंड ऑथर का जो मिलान है वो आपका गलत है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आगे आपका सुभाष चंद्र बोस का था जो कि आपका गलत था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो पिता के पुत्री के नाम पत्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। विश्व इतिहास की झलकियाँ, एक आत्मकथा, टुवर्ड्स फ्रीडम, पंच ऑफ ऑल लेटर्स, ये सभी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा
भी और क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त का जो विवाह है, चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो आपका किस वंश के राजा की बेटी से हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का विवाह की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो आपका सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस जो प्रथम निकेटर था उसकी बेटी से हुआ था। ठीक है, ये एक आपका राजनीतिक संधि था। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस साम्राज्यों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के बेटी से हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया। तो वह है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, तो बात करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी का, तो ये दोस्तों आपका सातवाहन वंश का आपका शासक था। तो इसका राइट आंसर आपका सातवाहन होगा। ठीक है, सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपका सिमुक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिमुक को याद रखिएगा। इसके अलावा गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था वो आपका सातवाहन वंश का 30वां शासक था, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा सातवाहन वंश की राजधानी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश का जो राजधानी है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान, जो कि आधुनिक पैठण के नाम से जाना जाता है, वहाँ था। इसके अलावा सातवाहन वंश के बाद यानी सातवाहन राजाओं के बाद इक्ष्वाकु राजवंश का शासन है जो कि वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। अगला है ओलंपिक खेलों की शुरुआत है जो कि आपका कब हुआ था। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1896 में होता है। ये दोस्तों आपका कहाँ होता है, ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस की राजधानी थी आपका एथेंस, वहीं पर आपका ओलंपिक वाला जो खेल है वहाँ पर खेला जाता है। लेकिन एक दो बच्चों का कहना था कि आपका ओलंपिक खेल नहीं आया था। आपका आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का स्थापना है जो कि कब हुआ था। तो आईओसी की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1894 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। 23 जून 1894 को पियरे डे कार्बोटिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कहाँ पर किया गया था तो ये दोस्तों आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में इसका स्थापना होता है। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है, इस बात को भी याद रखना है। ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल है 1896 में शुरू होता है, लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक खेल था वो दोस्तों आपका 776 बीसी में यानी कि ईसापुर में ग्रीस के ओलंपिया शहर में होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था, तो ये आपका सन 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि विकेट कीपर जो शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है। तो विकेट कीपर शब्द की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ये दोस्तों हमने जो आपका ई बुक जो तैयार किया है टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसमें अभी वर्तमान में आपका 36 टॉपिक है, उसमें से ही एक टॉपिक था खेल से संबंधित शब्दों की सूची। उसी में भी उसमें ही आपका दोस्तों जो विकेट कीपर था उसका भी नाम है जो कि दिया गया था, जो कि आज आपके प्रश्न के रूप में तब्दील हुआ है। ठीक है, तो विकेट कीपर शब्द आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। इसके अलावा क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की बात करते हैं तो मेडन, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसेस, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड। इसके अलावा डेड बॉल हो गया, ओवर थ्रो हो गया, ठीक है, बाय हो गया, लेग हो गया, कवर ड्राइव, लेट कट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, ये सभी जो वर्ड हैं आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आप लोग उससे पीडीएफ जब आपको मिलेगा रात को तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अन्य खेलों से संबंधित अन्य शब्दों की सूची के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ई बुक है जो कि बाय करना होगा। कैसे आप लोग बाय कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। भी पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मौलिक कर्तव्य है जो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 51A में निहित है। ये भी जो आपका प्रश्न है आपका ई बुक में एक टॉपिक ही मौलिक कर्तव्य से संबंधित दिया गया था, जहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य से सारे तथ्य दिए गए थे। 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। सारी चीज़ें आपको ई बुक में मिल जाएगी। जो भी लोग ई बुक बाय किए होंगे वो लोग पढ़े होंगे, वो लोग भली बात ही जानते होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं आप लोग भी बाय करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कोई भी अनुसूची नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब ये जोड़ा गया था उसमें आपका 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। ठीक है, किसकी समिति की सिफारिश पर, सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। एक बार प्रश्न आपका ये भी बना कि सरदार जो सोन सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सुझाव दिया था, तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन ओवरऑल आपका 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। भाग 4A में वर्णित है, अनुच्छेद 51A में है। प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य था और जो एक मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद है, जो कि आपका 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। बाकी कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ई बुक आप लोग बाय किए होंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है जो कि आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये जो प्रश्न है हमने आपको आज जो फर्स्ट अपने डीपीएसपी से संबंधित जो सब डीपीएसपी से संबंधित जो प्रश्न आया था उसमें भी हमने आपको भली बात ही बताया था कि अनुच्छेद 40 को भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आपके प्रश्न आएंगे। और देखिए आज ही सेकेंड सेट में आपको ये देखने को मिला है। तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को याद रखना है। जैसे अनुच्छेद 43B को याद रखना है, सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 39A को याद रखना है, समाज के गरीब कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48A को याद रखना है, राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार और देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी आर्टिकल में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है जो कि सुप्रीम कोर्ट का गठन है जो कि किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक इस न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। उद्घाटन उसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 124 से लेकर 147 तक का अनुच्छेद आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से है, 125 न्यायाधीशों के वेतन से है, अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। इसके अलावा अनुच्छेद 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से है। ठीक है, अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, उसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार 30, 31, 32 सभी को एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 29 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाकी एक बार आप लोग रीडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, PDF में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 पुस्तक के लेखक है। ये भी जो प्रश्न है आपका जो बुक का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। महान भारतीय संघर्ष 1920 से 42 या 34 भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित 2 भागों वाली पुस्तक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की बात करेंगे तो वर्तमान में 25 है। ठीक है, ये जो आपका है जो अभी आपके सेकेंडरी में देखने को मिला था, इसके बारे में हमने कल है जो कि जिक्र किया था और आपको ये PDF भी आपको प्रोवाइड कराया था। ये कल का ही PDF है जहाँ पर आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। इनमें से 6 हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। ठीक है, तो जो भी PDF आप लोग को डेली बेसिस पर मिलता है उसको भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 2-4 प्रश्नों बनाकर आ ही सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 6 है जो कि एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रखता है। वो 6 कौन कौन सा है उसको वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक आपका है बॉम्बे उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा पर है। कोलकाता उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पौंडीचेरी पर है। गुवाहाटी की बात करेंगे तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कल प्रश्न बना था, स्थापना 1862 में हुआ था। सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या 160 है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। भारत में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया था। योजना 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था और विद्यालयीन नामांकन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1999 होगा। ये भी प्रश्न आपके जो ईबुक है प्रयास ईबुक वहाँ पर साफ साफ भारत रत्न प्राप्तकर्ता के कॉलम में आपको मिल जाएगा कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि एक सितार वादक थे। कल आपका लता मंगेशकर के बारे में पूछा गया था, तो कल का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि लता मंगेशकर को 2001 में बिस्मिल्लाह खां के साथ भारत रत्न अवार्ड है जो कि दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इस ईबुक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ईबुक में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ईबुक की बात करते हैं तो इसमें आपको 35 टॉपिक्स मिलते हैं।
ऐसे तो एक और टॉपिक अभी ऐड हुआ है बुक एंड ऑथर का, वो भी टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल 36 टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज कवरेज दिया गया है, टीसीएस आस्क क्वेश्चन को शामिल किया गया है, एक्सपेक्टेड इंपोर्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, अगर साथ में अभी हाल ही में जो CHSL एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसमें पूछे गए 500 नहीं, लगभग सारे शिफ्टों का आंसर की से अपडेट हो गया है, तो लगभग आपका 900 प्रश्नों का PDF और ई बुक दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप लोग GK/GS में कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और आते भी हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 49 रुपये पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये दोनों लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 75 रुपये पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को बाय करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा। अगर बाय चांस वहाँ नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके। ठीक है, 9973741666 एक व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 6299068159। ठीक है, दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर बाय चांस नहीं होता है तो आप लोग इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस ई बुक को ले सकते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कुछ का सैंपल हमने आपके साथ साझा किया है जो इस समय मिल पाया है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि समय नहीं था तो उसको हम खोज नहीं पाए हैं, बाकी उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले हम लोग और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को सम्मानित किया गया था। MS सुब्बलक्ष्मी जो है भारत रत्न से सम्मानित आपकी प्रथम संगीतकार थी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में, भूपेन हजारिका को 2019 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखना है। अगला है कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा रावी। रावी नदी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। यह हिमालय में हिमाचल प्रदेश में निकलती है और रावी नदी का पानी पाकिस्तान की सिंधु नदी के माध्यम से अरब सागर, हिंद महासागर में बहता है। अगला है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल है जो कि जीते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 14 पदक होगा। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 6 गोल्ड था और 8 आपका ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो 6, 8, 2, 10 और 4, 14। ठीक है, अगला है कि ठंडे खून वाले जानवर की पहचान करना था, तो सांप आपका ठंडा खून का है, लेकिन सांप आपका ऑप्शन में नहीं होगा। जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ठंडा खून किसका होता है, तो वो जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें ठंडे खून वाला जानवर के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल में मछली हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, ये सभी ठंडे खून वाले जानवर हैं। गर्म खून वाले जानवर वो जानवर हैं जो शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, कुत्ते हो गया। ठीक है, आदि गर्म खून वाले जानवर के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है उसको लिखा किसने है, जो कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा ये लिखा गया है। 1882 में मराठी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला है हरेला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास के रूप में मनाया जाता है। कुमायूं क्षेत्र के लोग हरियाली की समृद्धि से जोड़ते हैं, साथ में हरेला को याद रखते हैं, तो हरेली को भी याद रखना है। हरेली आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन हरेला आपका उत्तराखंड में। अगला है AU किसका प्रतीक है, तो AU की बात करते हैं तो गोल्ड यानी सोना का प्रतीक चिन्ह है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, रासायनिक तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु संख्या के तत्वों में से एक है। यह एक चमकदार घोड़ा, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम, लचीली और कोमल धातु है। अगला है मुसलमान किस देश से आए थे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, यानी कि मुसलमान का जो ओरिजिन था वो आपका किस देश में हुआ था, तो ये आपका सऊदी अरब ऑप्शन में दिया गया था। तो द ओरिजिन ऑफ इस्लाम आर इन द अरेबियन पेनिसुला इन व्हाट इज़ नाउ सऊदी अरब। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो GVA था उसको CSO के द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये आपका 2015 में अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर 2015 होगा। बुनियादी कीमत पर GVA की अवधारणा 1993 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली से संशोधन करता है और संकलन और वर्गीकरण प्रणालियों के संशोधन का एक भाग के रूप में SNA 2008 में समान तरीकों से आगे बढ़ाई गई और इसे CSO के द्वारा 2015 में
किए गए अपने आधार पर संशोधन में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि होली नहीं, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था। ठीक है, तो हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओली। ठीक है, ओली इसका राइट आंसर होगा। ओली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक कछुआ की प्रजाति है। उड़ीसा के समृद्ध समुद्र जीवन और राज्य के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये ओली। इसके अलावा हॉकी विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है अपने देश भारत में ही हुआ था। भारत में पूछिएगा कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका ओडिशा में हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ है, तो ये आपका 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक ये चला था। कहाँ हुआ था, तो आपका ओडिशा में 2 स्टेडियम है, एक आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, एक आपका राउरकेला में है। ठीक है, इन दोनों जगह पर इसका आयोजन होता है। विजेता की बात करते हैं तो जर्मनी आपका विजेता बनता है, फाइनल में बेल्जियम को शूटआउट में हरा देता है। ठीक है, भुवनेश्वर और केला में खेला गया था। कुल 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। बात करेंगे अपना देश भारत का, तो भारत अब तक कितना बार हॉकी विश्व कप जीता है, तो भारत अब तक मात्र और मात्र एक बार ही हॉकी विश्व कप है जो कि जीता है। सबसे ज़्यादा बार आपका पाकिस्तान जीता है, टोटल 4 बार हॉकी विश्व कप है जो कि जीता है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1917 होगा। ये जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका शुरू किया गया था। कहाँ, बिहार में। ठीक है, चंपारण जो जिला है आपका बिहार में ही पड़ता है। किसानों के अधिकार और उनके शोषण के खिलाफ किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि महात्मा जो गांधी थे आपका 1915 में आपका भारत लौटे थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो 1915 में लौटे, 1915-16 आपका भारत भ्रमण किया, साथ में फिर 1917 में जाकर आपका एक सत्याग्रह करते हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी महात्मा गांधी के द्वारा और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसा कि खेड़ा सत्याग्रह किया गया 1918 में गुजरात के खेड़ा जिलों में किसान के कर्ज माफी के लिए। इसके बाद असहयोग आंदोलन किया गया 1920 में, 1922 तक ये चला था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असहयोग का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यह आपका 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी को आपका चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है आपका नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये सन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसे कि हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होता है। गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे साबरमती आश्रम से दांडी तक का लगभग 240 मील की पैदल यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करने के लिए किया गया था। तो ये सभी आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि सन 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। ठीक है, तो सती प्रथा को खत्म तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन इसके पीछे जो हाथ था वो था आपका राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत सन 1829 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1828 ईस्वी में बना था और 1834 तक रहा था। ठीक है, इसने बहुत सारे कार्य भी किए थे, जैसा कि आपका 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया कर्नल सलीमन के द्वारा। इसके अलावा मैसूर के राजा को अपदस्थ कर लिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया। भारत का पहला गवर्नर था। 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला। रंजीत सिंह के साथ मैत्री की संधि किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कल पूछा गया था कि भारतीय राज्यों में भारत में रेलवे नेटवर्क कितना किलोमीटर है, तो वो आपका 68,000 किलोमीटर कुछ था। लेकिन आज पूछा था किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे कम
रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, 9077.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और अब भारत की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1.3 मिलियन लोग इसमें कार्यरत हैं, 25 मिलियन से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं, 13,000 से अधिक ट्रेनें हैं, 7,000 से अधिक स्टेशन हैं, 68,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा सबसे कम रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं। नेक्स्ट आपका है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा की बात करते हैं तो ये आपके पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसके अलावा 1975 में ही विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। डीपी धर ने तैयार किया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। लक्ष्य रखा गया था 4.4 का, वास्तविक विकास दर हासिल हुआ था 4.8 का। इसके अलावा 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही से रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ में पंचवर्षीय योजना का टॉपिक भी आपको ई बुक में दिया गया है, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की ताजपोशी कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अकबर की ताजपोशी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था कलनौर में, ठीक है। अकबर की ताजपोशी के विषय में आपको बताएं तो जब आपका हुमायूं का मृत्यु हुआ 1556 ईस्वी में, तो उस समय अकबर जो था कलनौर जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ पर थे। तो वहीं पर इसका ताजपोशी जो कि किया गया था, 14 फरवरी का वो दिन था, वैलेंटाइन डे का दिन था। और उस समय जब अकबर का ताजपोशी हुआ था तो वो मात्र 13 वर्ष का ही था। और अकबर के ताजपोशी 1556 में होता है और 1556 में ही आपका एक और चीज़ होता है जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकेंड पानीपत का वार होता है जो कि अकबर के नाम से लड़ा जाता है। और इसके जो संरक्षक था बैरम खां के द्वारा बैरम खां लड़ता है। किसके साथ लड़ता है तो एक और था, कोई इनाम याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही लड़ता है, वो आपका हार जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट हेमू था, ठीक है, हेमू था। नेक्स्ट आपका है कि तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। तो तानसेन संगीत फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे तानसेन की समाधि स्थल पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर श्री गुरु गोविंद सिंह होगा। बैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि एक क्वेश्चन और था, दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा संदेह है। तो एक क्वेश्चन ये था कि गुरु नानक जी थे, गुरु नानक की जयंती पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो अगर गुरु नानक की बात आएंगे तो ये आपका गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो गुरु पर्व इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बैसाखी आएगा तो गुरु गोविंद सिंह होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो है किस बिल को रिपील्ड किया यानी कि निरस्त किया, ठीक है। तो जो मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल है 2021 वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त किया था। और इस नए कानून का उद्देश्य आधुनिक और उन्नत समुद्री नेविगेशन तकनीकों को शामिल करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ था। एक क्वेश्चन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भी आया था। क्या आया था, कथन गलत बताना था। तो जो भी कथन आपका आया होगा आशा करते हैं कि आप लोग उसे सही कर लिए होंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे एग्जामों के एनालिसिस के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक जो तत्व था वो भाग 4 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो उद्देश्य है न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। प्रमुख अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से राज्य की परिभाषा बताता है, 37 से नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग बताता है। उसी प्रकार 38 से 39 से 40 आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। 44 इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। 45 आपका बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। 47 आपका पोषण स्तर पर जीवन स्तर का उन्नयन के बारे में। इसके अलावा 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है। बाकी 48 है कृषि और पशुपालन संगठन है। बाकी DPSP की बात करेंगे तो इसे आपका ये 3
भागों में बांटा गया है, ठीक है, समाजवादी, इसके अलावा बौद्धिकवादी, गांधीवादी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, आप लोग बताइएगा क्या आया था क्वेश्चन। अगला है कि एवेश जो कि पक्षी है, फाइलम जो है डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका कॉर्डेटा होगा, ठीक है। कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं तो कॉर्डेटा के शरीर में नोटोकॉर्ड होती है, इनके शरीर पर एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु भी होती है। कॉर्डेटा के शरीर में घर्षण छिद्र होता है, इनके हृदय अधरीय होते हैं, इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कार्डेस के शरीर में द्विपक्षीय रूप से सममित और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कॉर्डेटा के शरीर में अंग प्रणाली इस तरह का संगठन होता है। इसके अलावा पक्षी एवेस के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि पक्षियों का हल्की कंकाल संरचना, मजबूत लेकिन खोखली हड्डी उन्हें उड़ने में मदद करती है। पक्षियों के रंगीन पंख उनके सबसे आकर्षक विशेषता है। पक्षी सामाजिक प्राणी होते हैं, घोंसले बनाते हैं, क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं और प्रणय प्रसंग में संलग्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर नाशवन यानी खराब नहीं होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? नॉन पेरिशेबल आपसे पदार्थ पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक बताना था। ऑप्शन क्या था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन डिब्बाबंद सामान, सूखे फल, बीन्स, मक्खन, कॉफ़ी, शहद, पाउडर वाला दूध, चावल, गेहूँ, चीनी, ये सभी जो आपका है वो आपका नॉन पेरिशेबल खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ कुछ गैर नश्वर पदार्थ खाद्यों की सूची भी है। चावल हो गया, सूखी दाल हो गया, बीन्स हो गया, पास्ता हो गया। इसके अलावा कैन वाले खाद्य पदार्थ, नट्स, बीज, शहद, सूखे मेवे, ओट्स, पीनट बटर्स, नमक और चीनी, समय ये सभी आपके हैं। नेक्स्ट आपका है कि न्यूलैंड का नहीं, ऑस्टक का नियम किसने दिया था? शायद आपसे पूछा गया था। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का नियम कब दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1865 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी आपका इम्फाल शहर में स्थित है। इसके अलावा ये एकेडमी मणिपुरी नृत्य और संगीत के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडुचेरी से संबंधित आया था कि पांडुचेरी कितने राज्यों से लगता है, तो 3 राज्यों से लगता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया था कि पांडुचेरी जो 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसा कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो पूछा था कि कौन सा जगह है जो कि श्रीलंका से सटा हुआ है, तो कराईकल इसका राइट आंसर था। बाकी क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में सीजीए कौन है? सीजीए की बात करेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अगर पूछा गया होगा तो वर्तमान में एसएस दुबे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था केग पूछा गया था, तो केग अगर पूछा गया होगा नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा क्या पूछा गया था, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सेप्टो के लिए, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2022 को इस पद पर कार्यभार संभाला था। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित भी आया था। राष्ट्रीय आय से संबंधित आपसे संबंधित कथन टाइप के प्रश्न पूछे गए थे कि राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि किसने दिया या प्रथम आधिकारिक प्रयास किसने किया, ये सारी चीज़ें आपके कथन में लिखा गया था। तो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं यानी नेशनल इनकम, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि अगर आपसे पूछा गया होगा तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1867 से 68 में क्या था, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। लेकिन प्रथम आधिकारिक प्रयास की बात करेंगे तो पीसी महालनोबिस, जिसे कि भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है।